जो आज का टॉपिक है हमारा बेटा वो है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम किसने दी थी? ये थ्योरम दी थी जोसेफ लुइस लैग्रांज। आई थिंक 1736 से लेकर 1813 इसका लाइफ स्पान था। एक्चुअली ये थ्योरम जो है इसको कभी कभार बोलते हैं एक्सटेंशन थ्योरम ऑफ रोलीज थ्योरम। या कभी कभार इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन ऑफ रोलीज थ्योरम। कैसे? एक्सटेंशन ऑफ रोलीज थ्योरम या जनरलाइजेशन थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्यों बोलते हैं? इसको कभी कभार बोलते हैं LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। बड़े अच्छे से देखना, इस लैग्रांज ने क्या बोला था जिसकी वजह से ये बन गई थी एक्सटेंशन ऑफ रोलीज थ्योरम। जब मैंने आपको रोलीज थ्योरम पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, मैंने बोला था आपको ये ऐसे कुछ फंक्शन होनी चाहिए, f of x should be y should be equal to f of x. This is the point A and this is the point B. The distance from this to this should be same. That means ये point आपने लिया था A, तो the coordinate of this point A becomes A and f of A, and the coordinate of the B becomes, for example, this is B and f of B. तो उस समय तीन कंडीशन मैंने पोज की थी वहाँ पे। This function should be continuous between in the closed interval a to b and derivable between a to b excluding the point a and b. That means derivable का मतलब था इस यहाँ पे at every point on this curve we should हमें एक यूनिक टेंजेंट आना चाहिए था। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है तो यूनिक टेंजेंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट है यूनिक टेंजेंट आएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है यूनिक टेंजेंट आएगा। यही मतलब हुआ डेरिवेबल का। मतलब ए से लेकर बी तक जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं कर्व पे, उस पे हम एक यूनिक टेंजेंट डाल सके। तीसरा मैंने बोला था, तीसरी कंडीशन यही होनी चाहिए थी वहाँ पे, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ये होगा ही नहीं, मतलब क्या होगा इसका मतलब एफ ऑफ ए मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है ही नहीं, क्या हम उस समय वो सी निकाल पाएंगे? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ये बी जो है बी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बी इज हियर, तो डिस्टेंस देखो, क्या ये डिस्टेंस होगी? द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस शुड बी इक्वल टू दिस टू दिस? नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी है ना, बी कामा एफ ऑफ बी। देखो ध्यान रखना मैं क्या करने जाऊंगा यहाँ पे, फिर से इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब ग्राफ ऐसे है, द डिस्टेंस फ्रॉम एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये एफ ऑफ बी है ना, तो उस समय क्या बोलता है? उस समय ये लैग्रांज बोलता है, पहले इसका स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट ऑफ लैग्रांज थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ लैग्रांज थ्योरम मतलब क्या बोलता है इसका? ये क्या बोल रहा था? मीन वैल्यू थ्योरम इंडीड। ये बोलता है अगर एक फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल a टू b टू r, अगर इसमें इस फंक्शन में पहली कंडीशन होगी f इज कंटिन्यूअस, जैसे कि रोलीज थ्योरम में है, f is continuous in continuous function indeed, continuous function in a closed interval a to b. Second condition is f of x is derivable, मतलब इसका f dash of x exist करेगा, is derivable in open interval a to b. अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन जरूरी नहीं है, फिर दो कंडीशन के बाद ही बोलता है then there exist at least one point, उस पॉइंट का नाम C है, between A and B, such that slope of the function at the point C, वहां पे रोलीज थ्योरम में slope of the function at the point C, slope of the tangent at the point C should be equal to 0. यहाँ पे बगैर है f of B minus f of A divided by B minus A. अब देखो बेटा, क्या मैं इसमें ए कामा एफ ऑफ ए है,
ये कोऑर्डिनेट। क्या मैं यहां से यहां ये ड्रा कर सकता हूं, ये सीकेंट या कॉर्ड इस फंक्शन में? तो इस फंक्शन जो ए बी कॉर्ड है, जो ए बी कॉर्ड है बेटा, ए बी जो कॉर्ड है, मुझे अगर आप बोलोगे अब स्लोप ऑफ द कॉर्ड क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा, आप बोलोगे सर दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दैट मींस इसका स्लोप होगा x2, दैट मींस f ऑफ b माइनस f ऑफ a, दैट मींस x1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये होगा इसका स्लोप। अगर ये इस लाइन का स्लोप ये होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉइंट ये बोल रहा है फिर यही, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c, मतलब वो c होगा यहाँ पे इन ऊपर इंटरवल a टू b, इस a टू b ऊपर इंटरवल में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा c, वो यहाँ पे है, such that f dash of c, that means the slope of the tangent at the point c, slope of the point at the point c should be equal to slope of the chord, ये slope of the chord, that means इसका मतलब ये होगा this tangent should be parallel to this, स्लोप कब दो लाइंस का बराबर होता है, स्लोप कब दो लाइंस का बराबर होता है, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, इसका और इसका स्लोप कब बराबर होगा, व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। आप देखो दिस कॉर्ड इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट, इसीलिए मैंने लिखा द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी, इसका मतलब होता है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ सी का मतलब होता है, अगर आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स होता था ना, वो एक्स मतलब आर्बिट्री, स्लोप ऑफ द फंक्शन इन एक्स के बदले अब यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ द फंक्शन एट सी, स्लोप माइनस डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, व्हाई, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, दैट इज व्हाई द स्लोप ऑफ दीज टू, आपने पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन में m1 शुड बी इक्वल टू m2 इफ l1 एंड l2 आर पैरेलल, पढ़ा था ना। तो यहां पे देखो दिस कॉर्ड एंड दिस टेंजेंट इज पैरेलल, दैट मींस द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड। बस यही मतलब है इस लैग्रांज थ्योरम का, जो आपने एक्सटेंशन जो आप बोल चुके हैं एक्सटेंशन थ्योरम ऑफ रोलियस थ्योरम। उस रोलियस थ्योरम में क्या होता था, उस रोलियस थ्योरम में क्या होता था बेटा, वो होता था उसमें ये कंडीशन हुआ करती थी, कौन सी कंडीशन, उसमें ये कंडीशन हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे यहाँ पे फंक्शन है तो उसमें तीसरी कंडीशन दिस, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस शुड बी इक्वल टू, दैट मींस f of a should be equal to f of b, then the slope of the tangent at the point c, here c which lies between a and b, c लाई करना हो चाहिए a and b में, अगर उसका स्लोप देखोगे that should be equal to 0, why, because the line is, the tangent is parallel to x-axis, when the line is parallel to x-axis then the slope of that line should be equal to 0, because slope of the x-axis is 0, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। ये इसका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ही, क्योंकि हमने रोलियस थ्योरम में तीसरी कंडीशन जरूरी होनी चाहिए थी, वो f of a should be equal to f of b। अब ये लैग्रांज बोलता है अगर आपके पास ये दो कंडीशन होंगे फिर ये नहीं होगा बराबर, तब भी आप ये c निकाल पाओगे, ये जो c है ना आप निकाल पाओगे। वो कैसे निकालोगे वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, एग्जांपल में देखेंगे, बट ये बोलता है लैग्रांज अगर आपके पास खाली दो कंडीशन होंगे, तीसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तब भी आप ये c निकाल पाओगे, है ना। इसीलिए एक्सटेंशन ऑफ रोलियस थ्योरम, रोलियस थ्योरम के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए, बट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कितनी कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन। अगर ये तीसरी कंडीशन फेल भी हो जाएगी तब भी हम ये c निकालेंगे, बट उस पे जो ये द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट c वो किसके पैरेलल होगा, वो होगा द कॉर्ड ऑफ द कॉर्ड या सीकेंट ऑफ द कर्व, है ना। अब इसके पॉसिबिलिटीज, ग्राफ के पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है आप देखो, वो देखो बेटा, देखो एक तो ऐसा ग्राफ हो सकता है, मैं इसको बाहर फिर से लिखूंगा एक स्टेटमेंट के तौर पे, आप डरो मत, मैं बोलूंगा पहले इसके कितने पॉसिबिलिटीज होने के, एक तो ऐसे हो सकता है बेटा, एक तो ऐसे हो सकता है, दिस इज a एंड दिस इज b, obviously f of a, this is f of b, where this is a and this is b, here f of a is not equal to f of b। एक तो ये वाली कंडीशन हो सकती है, दूसरी ये भी हो सकती है ना बेटा, ये भी ग्राफ हो सकता है इसका ग्राफ ये हो सकता है, दिस इज a,
दिस इज दैट मीन्स दिस इज एफ ऑफ ए, दिस इज बी, दिस इज एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ होगा ए, इसके कोऑर्डिनेट ए कामा एफ ऑफ ए होगा, और इसका क्या होगा बी कामा एफ ऑफ बी होगा। तो यहाँ पे भी आप जो डाल सकते हो टेंजेंट, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो पैरेलल होगा इस सीकेंड के। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा सी आपको, उस पर अगर आप टेंजेंट डालोगे, वो टेंजेंट डालोगे, उसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा। तीसरा, इन सारे केस में, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, इन सब में क्या होगा, इनमें एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, बाकी सेम होगा जैसे रोलिंस थ्योरम में। देखो तीसरा कैसे हो सकता है, तीसरा ऐसे भी हो सकता है, देखो बेटा ये एफ ए है, दिस इज बी, बोलो बेटा ये एफ ऑफ ए होगा, ये एफ ऑफ ए होगा, दिस इज बिकॉज ए एंड दिस इज बी। वी क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस, तो ये एफ ऑफ बी होगा। तो क्या होगा बेटा, बिटवीन ए एंड बी कितने, मैंने वहां पे एट लीस्ट बोला, एट लीस्ट मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं देखूं ये कॉर्ड सीकेंड मैंने ज्वाइन किया ना, तो ये इसका ये भी पैरेलल हो सकता है, बिकॉज दिस इज पैरेलल, इसका ये भी पैरेलल हो सकता है। यहाँ पे मतलब C1 निकाल पाओगे आप, यहाँ पे C2 निकाल पाओगे, और यहाँ पे C3 निकाल पाओगे, है ना। तो ये मतलब होता है यहाँ पे, मगर यहाँ पे मैंने बोला ना एफ डैश ऑफ C शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ B माइनस एफ ऑफ A डिवाइड बाई B माइनस A। ये एक्चुअली स्लोप ऑफ द कॉर्ड है, इस A टू B का ये कॉर्ड है, इसका स्लोप है। दैट मीन्स वो किसके बराबर होगा, इस स्लोप के बराबर, इस स्लोप के बराबर और इस स्लोप के बराबर। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है एफ ऑफ A, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस A टू दिस पॉइंट शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, ये बराबर नहीं होंगे। बट हालांकि रोलिंस थ्योरम में बराबर होने चाहिए, इसीलिए वहाँ पे बन जाता था फिर एफ डैश ऑफ C इक्वल टू 0। दैट मीन्स द वैल्यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट C शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, यहाँ पे कॉर्ड के पैरेलल है। इस कॉर्ड के कोऑर्डिनेट्स है A एफ ऑफ A एंड दिस इज B एफ ऑफ B बाय 2 पॉइंट फॉर्म। हम एक लाइन का कॉर्ड स्लोप निकाल सकते हो, वो कैसे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वो y2 यहाँ पे एफ ऑफ B है, लिखा मैंने एफ ऑफ B, y1 है एफ ऑफ A, x2 है B, x1 है A, तो यही होगा ना स्लोप इसका। बट इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप मैंने बोला था डिफरेंशिएबिलिटी में एफ डैश ऑफ x का मतलब होता है एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व वी शुड ड्रा ए यूनिक टेंजेंट। वो टेंजेंट अब पैरेलल है किसके, इस कॉर्ड के। दैट मींस इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए तो ये लिखा। बट ये C क्या है, एट द पॉइंट C, मतलब एक पॉइंट ऐसे इस कर्व पे होगा, एक पॉइंट ऐसे होगा इस कर्व पे, उस पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे वो पैरेलल होगा किसके, कॉर्ड के। दैट मींस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में। मैं लिखूंगा अब इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे ताकि आप भी लिखोगे। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंगली तीनों कंडीशंस को यहाँ पे 2 ही कंडीशन है ना, 2 कंडीशन को स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। चलो जी, अब मैं एक केस लूंगा यहाँ पे खाली, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज है इस ग्राफ की होने की। बड़े अच्छे से चेक करना बेटा, बड़े अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको आप बोलते हो LMVT या कभी कभार बोलते हैं MVT, मीन वैल्यू थ्योरम। पहला पॉइंट आपने देखा है, अगर आपके पास फंक्शन है f फ्रॉम क्लोज इंटरवल a टू b टू r, दैट मीन्स रियल वैल्यू फंक्शन है ये। पहला पॉइंट जो आपके पास हुआ करता था, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन
कंटिन्यूअस इन ए बी। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकली लिखेंगे इसको ऐसे है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, तो दिस इज पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, इसके कोऑर्डिनेट ए एफ ऑफ ए, बिकॉज दिस कर्व इज एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज बी, दिस इज बी, दिस P point B comma f of B, and we can draw a chord, a secant like this. तो हमने क्या बोला है, between f of x is continuous in closed interval, that means from this point to this point the curve is continuous, मतलब the graph of the function is smooth curve क्या, we can draw a graph of the function without lifting the chalk or pen on the board. ये होता है continuous का मतलब, between A to B. तो लिखिए f of x, the graph of the curve is the graph of the function f of x is smooth curve. What ये स्मूथ कर्व क्या होता है, इसका जो ग्राफ है फ्रॉम ए टू बी, हम इसको एक ही स्ट्रोक में ड्रा कर सकते हैं, स्मूथ है, हमने लिफ्ट नहीं किया, बेंड नहीं किया कहीं पे, सही है। इसके बाद दूसरी कंडीशन है f ऑफ x इज डेरिवेबल का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो f ऑफ x आपके पास है यही डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a टू b, मतलब क्या होगा इसका, दैट इज f डैश ऑफ x एग्जिस्ट्स। डेरिवेबल का यही मतलब होता है ना, कहां पे एग्जिस्ट करता है, ओपन इंटरवल a कमा b से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिकली वी कैन ड्रा अ टेंजेंट एट एवरी पॉइंट between a and b excluding a and b, extreme points जिसको हम बोलते हैं, at every point between a and b we can draw a unique tangent। डाल सकते हैं ना बेटा, यही तो मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, वही तो होता है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हाँ ठीक है, फिर जब ये दो कंडीशन होंगे फिर बोलता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, या एट लीस्ट का मतलब एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट one point C between A and B such that f dash of C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A। इसका क्या मतलब होता है, the slope of the tangent at the point C, at the point C, the slope of the tangent at the point C is equal to the slope of chord, जो chord क्या होता है AB, या chord को आप बोलते हो secant, ये secant B के B के बाद secant AB। ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यहां पे मगर आपको याद रखना है f of A is not equivalent to f of B, that means the functional extreme values, फंक्शन के एक्सट्रीम वैल्यू, फंक्शन जो है ना इसके यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू है, यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम वैल्यू है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है ये बराबर नहीं है। द फंक्शनल वैल्यूज एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है बेटा। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी सच दैट द स्लोप ऑफ द, that means इसका मतलब the slope of the tangent at the point C is equal to the slope of the chord, that means इसको कभी कभार ऐसे लिखे, that is tangent and chord और parallel, ये आपको याद रखना है। that means जो tangent होगा यहाँ पे C
सी पे जो टेंजेंट आप ड्रा करोगे वो और दिस कॉर्ड या सीकेंट ये पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे उनका स्लोप इक्वल होगा। तो इस वाले स्लोप को कैसे डिनोट करते हैं? एफ डैश ऑफ सी, द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट सी, एंड इसका स्लोप कैसे है? वो है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, दैट इज दिस। ये बराबर होंगे। तो इसके थ्रू भी हम क्या निकालेंगे? इसके थ्रू भी हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो एग्जाम्पल के थ्रू दिखेंगे। तो यही था इसका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, यही मकसद है, यही स्टेटमेंट है, यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। आप समझोगे इसको बड़े अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो खाली लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और इसमें क्या फ़र्क है? अगर आप देखोगे उसमें एफ ऑफ द फंक्शनल वैल्यूज बराबर होते हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यहाँ पे नहीं होते, कभी कभार नहीं हो सकते ना फंक्शनल वैल्यूज, तो उस समय भी आप वो सी निकाल पाओगे। बट उस समय जो सी निकालोगे आप रोली थ्योरम में, वो पैरेलल होगा कहाँ पे? एक्स एक्सिस के, दैट मींस उसका स्लोप 0 होगा। और यहाँ पे जो होगा वो किसके पैरेलल होंगे? कॉर्ड या सीकेंट के पैरेलल होगा। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखो बेटा, इसके बाद ध्यान रखो, इसके बाद हम करने जाएंगे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज ऑन रोलीज एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सही है। देखो बेटा, एनसीईआरटी ये आप देखोगे बेटा, अगर आप इसने बोला है, अब इसमें लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे रोलीज एंड लैग्रांज थ्योरम। इस पे क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 5.8 इसको आज ही खत्म करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 42 है रोलीज थ्योरम। पहले आपको सुनना है रोलीज थ्योरम 3 कंडीशन, लैग्रांज थ्योरम 2 ही कंडीशन। रोलीज थ्योरम में स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल होगा, सॉरी टेंजेंट एट द पॉइंट सी पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, दैट मींस स्लोप 0 होगा। और लैग्रांज थ्योरम स्लोप ऑफ द टेंजेंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड, दैट मींस टेंजेंट एंड कॉर्ड शुड बी पैरेलल। तो वहां पे 3 कंडीशंस है, यहाँ पे 2 ही कंडीशंस है। रोलीज थ्योरम में 3 कंडीशन है और लैग्रांज थ्योरम में 2 ही कंडीशन। इनका प्रूफ भी है, वो हायर मैथमेटिक्स में है, आपको यहाँ पे प्रूफ के बगैर इसको स्टेटमेंट देना है और इस पे क्वेश्चंस करने हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन, वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लिख सकते हैं ना आपको, इज इक्वल टू शाबाश एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन किसमें इंटरवल क्या है? ए है 2 माइनस 2 और b है 2, इंटरवल ये है बेटा। चलो जी, चलो तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं इसको कैसे वेरीफाई करते हैं रोलीज थ्योरम पे, क्योंकि ये रोलीज थ्योरम पे, ये क्वेश्चन रोलीज थ्योरम पे है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन चेक करनी है हमें रोलीज थ्योरम पे। तो पहले आप इसका y लिखोगे, y शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहली कंडीशन ध्यान रखना। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है ना, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज पॉलिनोमियल। वी नो दैट, तो आप भी लिखोगे वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल is continuous everywhere। when everywhere जब होंगे ये तो ये कहां पे होंगे फिर? then y square is equal to 2 plus x square plus 2 is continuous everywhere। जब ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी everywhere, तो ये कंडीशन होगी किसमें? क्लोज इंटरवल -2 to 2। अच्छा, दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल मतलब क्या? इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलेगी? y डैश आएगी इसकी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिखो क्योंकि इसको आप f डैश भी लिख सकते हो,
क्योंकि मैंने इसीलिए पोज किया है ऊपर एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे निकाल सकते हो एक्स, लिख सकते हो ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, निकाल के रखोगे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन पावर फंक्शन 2x प्लस 0। दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल एंड वी नो दैट, फिर से एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल। जब डिफरेंशिएबल होंगे देन एफ डैश ऑफ, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा ना, एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज क्योंकि यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इसने एग्जिस्ट किया, वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है। जब एग्जिस्ट इसने किया तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल -2, से लेकर। अब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ए के बदले क्या है, हमें ये आना चाहिए एफ ऑफ -2 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये चेक करेंगे, ठीक है, यही निकालना आपको ये आना चाहिए, एफ ऑफ -2 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो इसके लिए निकालेंगे पहले एफ ऑफ -2। एफ ऑफ -2 का मतलब क्या है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एफ ऑफ एक्स है ना, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ -2 क्या होगा, -2 स्क्वायर प्लस 2 दैट शुड बी इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो फिर से एफ ऑफ 2 वो कितना होगा, अब इसमें 2 रखो, 2 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 2 दैट इज 6। हैनस एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैं लिखूंगा thus all the three conditions of Rolle's theorem, ये आपको भी लिखना है, Rolle's theorem are satisfied। जब satisfied हुए हैं तो फिर आप लिखोगे then there exists at least one point C between -2 to 2 such that f dash of C is equal to 0। तो इसके लिए आपको पहले, क्योंकि आपने f dash of x निकाला है, क्योंकि यहां पे है क्या f dash of C, तो पहले आपको निकालना है, तो आप लिखोगे now f dash of x is 2x। तो f dash of C क्या होगा बेटा, वो कितना होगा 2C। अब ये कंडीशन इस कंडीशन में दे दो, विच इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखो, ये आप थोड़ा रफ में करके रखो, ये चीजें रफ में साइड में। तो f dash of C क्या बनेगा, f dash of C बनेगा 2C इज इक्वल टू 0। तो C का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या 0 होगा बिटवीन -2 to 2, 0 लाइज बिटवीन -2 to 2, ऑब्वियसली ना, 2 के बगैर और -2 के बगैर और 2 के बगैर क्या क्या वैल्यू आ सकता है, 1 आ सकता है, 1.5, 1.9, 0 है ना, ये वैल्यूज आ सकते हैं इसके, -1 भी आएगा इसमें, -0.5 भी आएगा, 1 भी आए, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, और इससे पहले 0.5 भी आएंगे। 0 बिलोंग्स इन दिस इंटरवल, दैट मीन्स हमने ये किया है। तो लास्ट में लिखो देयरफॉर 0 बिलोंग्स फ्रॉम -2 to 2, hence verified Rolle's theorem। ये हो गया इसका क्वेश्चन। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये Rolle's theorem पे एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको ऐसे ही चलना है। सिमिलर जो आपको चीज़ें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें f dash of x c चाहिए, तो हम f dash of x पहले ही निकाल के रखेंगे, फिर उसमें x के बदले c रखेंगे, दैट मीन्स ये बनेगा द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट c। ये बनता है द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट, बिकॉज x आर्बिट्री पॉइंट, इस कर्व में कहीं पे भी, उस कर्व में कहीं पे भी, एट पर्टिकुलर पॉइंट c पे वो 0 बनता है, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस। ये 3 कंडीशन होने के बाद फिर हम c निकालेंगे, c इज 0, तो हैंस 0 लाइज बिटवीन दिस, दैट मीन्स हैंस वेरीफाइड। अब एक एग्जांपल किस पे करेंगे, Rolle's थ्योरम पे किया हमने, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। इसके बाद हम पहले एक एग्जांपल करेंगे किस पे, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब
एग्जाम्पल 43 देखेंगे। एग्जाम्पल 43 क्या बोलता है वो देखेंगे। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 43। अब हमें मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको आप बोलते हैं LMVT, शॉर्ट फॉर्म लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इंटरवल दिया होगा, एक इंटरवल क्या है, इन द इंटरवल 2 to 4। अच्छा जी, यहाँ पे खाली आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। व्हाई एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस? बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2,4, बिकॉज दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। व्हेन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर देन इट शुड बी कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल। मैं लिखूंगा डायरेक्ट। अब दूसरी कंडीशन, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, वो होगा 2x पावर फंक्शन। फिर से इसकी डिफरेंशिएशन, ना ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, मैं लिखूं एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट करता है एफ डैश ऑफ एक्स इन 2,4 ओपन इंटरवल, देयरफॉर दैट इज एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 2,4। ऐसे लिखना है आपको। पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, वो 2x आएगा, इसका फंक्शन तो यही है ना एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अब मैं क्या लिखूं, देयर दैट इज एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल, दूसरी कंडीशन। फिर ये क्या बोलता है, रोली थ्योरम, मीन थ्योरम, मैं लिखूंगा thus all the conditions of LMVT, क्योंकि अगर आप देखोगे ना f of 2 शुड नॉट बी इक्वल टू f of 4। f of 2 बनेगा 4 और ये बनेगा 16। क्या ये बराबर है? नहीं है। दैट मीन्स f of 2 इज नॉट इक्वल टू f of 4। तो अकॉर्डिंग टू रोलीज थ्योरम हम नहीं कर पाएंगे, इस पे c नहीं निकालेंगे। कैसे? f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। क्यों? यहाँ पे तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। बट एज पर द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वहाँ पे दो ही कंडीशन अगर आपने देखी है तो आप आगे बढ़ सकते हो। फिर क्या बोल सकते हो आप? मैं लिखूंगा ऑल द कंडीशंस ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आर satisfied, thus therefore there exist at least, ये आपको लिखना है, at least one point C between the interval क्या है, ओपन इंटरवल में अगर 2,4 such that शाबाश f डैश ऑफ c शुड बी इक्वल टू लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। दैट मीन्स b के बदले क्या है, यहाँ पे b के बदले 4 है, b है ना 4, ये a के बदले क्या है इंटरवल में 2, तो b के बदले फिर से 4 एंड a के बदले 2। तो क्या क्या चाहिए आपको? पहले चाहिए f डैश ऑफ c, क्योंकि आपके पास f डैश ऑफ x है। f डैश ऑफ c क्या बनेगा? f डैश ऑफ c बनेगा 2c इंप्लाइज करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रफ में लिख सकते हो f डैश ऑफ x इज 2x एंड हेंस f डैश ऑफ c क्या होगा 2c। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट, वो x है आर्बिट्री है। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट c, ये होता है। f डैश ऑफ c कितना बना फिर? f डैश ऑफ c बनेगा 2c बिकॉज ऑफ दिस। f ऑफ 4 कितना बनेगा? f ऑफ 4 मतलब f ऑफ x है आपके पास x स्क्वायर, f ऑफ 4 कितना होगा 4 स्क्वायर माइनस f ऑफ 2, f ऑफ x है आपके पास, f ऑफ x है आपके पास x स्क्वायर, तो f ऑफ 2 क्या बनेगा? f ऑफ 2 बनेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 2 दैट इज 2। 4 माइनस 2 इज दैट इज 2। ओके, इसके बाद देखो आप, ये बनेगा 2c इक्विवेलेंट टू दिस इज 16 एंड दिस इज 4 डिवाइड बाय 2, तो इंप्लाइज
2c should be equivalent to 16 minus 4 is 12, 12 by 2. This and this goes, that means 6, which implies 2c should be equivalent to 6 and c should be equivalent to 6 by 2, which implies c is equal to 3. Is this c? Because हमने क्या बोला है, c should lie between 2 and 3. क्या 3 lie करता है 2 ओपन इंटरवल 2,4? ऑब्वियसली ना, 2 से लेकर 4 तक कौन पॉइंट आएगा? 2.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 रियल नंबर ना बेटा, एंड 3 भी आएगा ना, 3 भी आएगा ना 2 से लेकर. हैनस 10 लास्ट में लिखोगे, हैनस वेरीफाइड, सॉरी वेरीफाइड, हैनस वेरीफाइड LMVT हो गया. बिल्कुल आपको ऐसे ही करना बेटा, इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको. ये हो गया, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको भी, बिल्कुल ऐसे ही चलना है आपको. बिफोर पास द वीडियो टू नोट इट डाउन, बड़े अच्छे से इसको बेटा नोट डाउन कर लो, डरने के बगैर. अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर. ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को भी इसी के साथ. एक्सरसाइज क्या है वो देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल देखेंगे. 2 लेक्चर लगेंगे उसमें. इसके साथ ही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एंड हो गया है. देखो बेटा, अब एक्सरसाइज है, ये अभी तक एग्जाम्पल थे, अब एक्सरसाइज है. मुझे लग रहा है आपको समझ आया होगा अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोली थ्योरम में क्या फ़र्क है. कुछ ज़्यादा ही नहीं है, खाली उसमें फंक्शनल वैल्यूज़ बराबर होते हैं और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यूज़ बराबर नहीं होते एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे. देखो एक्सरसाइज फर्स्ट मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाऊंगा. इंडिड क्वेश्चन नंबर 5, 3B, 4B, 5B. मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊंगा एक पार्ट, क्योंकि उसमें खाली एक ही दिखाना है. इसमें 3 पार्ट्स है, उसमें बोलना है क्या कन्वर्स का ट्रू है, कन्वर्स के बारे में क्या बोल सकते हो आप. एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करोगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज 2 को ही करना है. जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिए है ना 3 पार्ट्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से वही करना है, बट मीन वैल्यू थ्योरम के लिए. अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, रोलीज थ्योरम फॉर f of x इक्वलेंट टू x स्क्वायर plus 2x minus 8 where the interval is minus 4 to 2. शाबाश. तो पहले कंडीशन बोलोगे f of x is continuous, बिकॉज आपको लिखना है, बिकॉज क्यों, खुद नहीं लिखना है, कंटिन्यूस है. इन कहाँ पे, क्लोज इंटरवल 4 to 2, because this is the polynomial and we know that every polynomial is continuous everywhere. When it is continuous everywhere, then it should be continuous in this closed interval. ओके. दूसरी कंडीशन क्या है, f डैश ऑफ x क्या मिलेगा आपको, f डैश ऑफ x क्या मिलेगा इसका, f डैश ऑफ x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट x, वो बनेगा 2x प्लस 2. एंड दिस इज, दैट मीन्स मैं लिखूंगा f डैश ऑफ x एग्जिस्ट्स इन किस में, ओपन इंटरवल -4 से लेकर 2 तक. तो दैट इज, मैं लिखूंगा दैट इज f डैश ऑफ f ऑफ x इज डेरिवेबल, है ना, एग्जिस्ट किया ना इसने, वो भी तो पॉलिनोमियल है ना, इन -4 to 2. तीसरी कंडीशन के लिए मुझे f ऑफ -4 इक्वल टू f ऑफ 2 आना चाहिए. तो मैं f ऑफ -4 निकालूंगा पहले. f ऑफ -4 का मतलब क्या है, f ऑफ x है आपके पास दिस, तो इस x के बदले 4 रखना है, वो क्या बनेगा, -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 8, दैट शुड बी इक्वल टू 16 प्लस, सॉरी माइनस आएगा अब, क्योंकि माइनस प्लस 8 प्लस 8, दैट इज दिस इज कैंसल, मीन 16 आया. अब ऐसे ही निकालो f ऑफ 2 भी, f ऑफ 2 बनेगा 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 8, दैट इज वो बनेगा 4 प्लस 4 प्लस 8, दैट इज 16. हैनस देयरफॉर f ऑफ -4 इज इक्वल टू f ऑफ 2. दो लिखूंगा कि मैं लास्ट में 10 ऑल, ये लिखना जरूरी है, ऑल द conditions of, all the 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied,
जब सेटिस्फाई करता है then there exists at least one point C between the interval -4 to 2, ये दिखता है -4 to 2 बिल्कुल दिखता है, -4 to 2 such that f dash of C is equal to 0. तो ये निकालना है मुझे. नाउ f dash of x आपके पास क्या है 2x plus 2, तो f dash of C क्या होगा, वो होगा 2C plus 2 should be equal to 0. 2C is equal to -2, C is equal to -1. क्या -1 करेगा लाई -4 से लेकर 2 तक, बिल्कुल करेगा, हेंस वेरीफाइड. ये इसका आंसर है बेटा. तो C का वैल्यू क्या है आपका, C का वैल्यू आएगा ये, अरे ये तो बनेगा ना C is equal to -2/2, ये 2 पार जाएगा -2 तो C डिवाइड जाएगा तो -1 बन जाएगा इसका वैल्यू. एंड इंडीड दिस -y लाइज बिटवीन द ओपन इंटरवल -4 to 2, हेंस वेरीफाइड. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन. वीडियो को पास किया करो फिर नोट डाउन किया करो इसको. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, examine if Rolle's theorem is applicable for to any one of the following function. We can say that we can say something about the converse of the Rolle's theorem from these examples. For example, पहली एग्जाम्पल है क्या, f of, मैं खाली एक दिखाऊंगा इसमें, f of x is equal to greatest integer function x where x lie between किसमें इंटरवल क्या है यहाँ पे 5 and 9. ओ बेटा इसमें और इसमें बहुत फर्क है. दिस इज द क्लोज इंटरवल एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको डिनोट ऐसे करते हैं बेटा, कभी कभार फ्लोर भी फंक्शन भी बोलते हैं और कभी कभार फ्लोर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या बॉक्स फंक्शन इसको बोलते हैं, बॉक्स. ये बोलता है क्या इसमें, ये क्या वो इसमें रोलीज थ्योरम सेटिस्फाई होगी क्या, इसके बारे में आप बोल सकते हो कन्वर्स. अगर आप देखोगे ये कंटिन्यूअस ही नहीं है. f of x इक्वलेंट टू दिस, ये कंटिन्यूअस है ही नहीं. क्यों, अगर आप ग्राफ से देखोगे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फॉर एग्जाम्पल दिस इज यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी लिख सकते हो ना ऐसे, इतना बड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ से डायरेक्ट लिखो 5 6 7 8 9 8 and 9. तो अगर आप इसमें 5 रखोगे क्योंकि 5 से देना है, f of 5 क्या आएगा, f of 5 आएगा 5, वो वापस 5 आएगा. क्यों, ग्रेट इंटीजर रखने पे इंटीजर वापस आता है तो 5 पे 5 आएगा. दिस इज तो 5.1 पे क्या आएगा, अगर आप 5.1 रखोगे ना तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे भी 5 आएगा. क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू एक्स. तो इससे सबसे बड़ा पहले लेफ्ट साइड से पहले मिलेगा 5, फिर 4 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा. सबसे बड़ा कौन है इसमें 5, तो इसलिए यहाँ पे भी 5 आएगा. यहाँ इवन 5.9 तक 5 आएगा. और 6 पे यहाँ पे नोड होगा तो 6 पे क्या आएगा, 6 आएगा. 6.9 तक क्या आएगा, 6 से आएगा. तो 7 पे नोड तो 7 पे 7 आएगा, ये वाला. तो ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ये डॉटेड एंड दिस इज नोड. अगर आप देखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, वी शुड ड्रा अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन. इफ वी ड्रा अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन वन स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग द चाक और पेन, तो उसको बोलते हो कंटिन्यूअस. बट आप देखो आपने इतना किया तो फिर लिफ्ट किया, फिर लिफ्ट किया तो स्टेप फंक्शन बन गई है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते कभी. तो ये कहाँ कंटिन्यूअस है, बाय डेफिनेशन आप बोल सकते हो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस. जब कंटिन्यूअस नहीं होगी तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगी. तो मैं लिखूंगा दिस इज नॉट कंटिन्यूअस. जब कंटिन्यूअस ही नहीं है, मतलब है कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 5 to 9, देयरफॉर दैट इज इट इज नॉट also differentiable.
क्योंकि डिफरेंशिएबल के लिए पहली कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है पहले कंटिन्यूस होना। जब ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगी? तो हम बोलेंगे द कंडीशंस ऑफ द रोलीज थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड हेंस इट इज नॉट एप्लीकेबल। रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। लास्ट में लिखोगे इसको, रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। कन्वर्स का ये होगा, क्योंकि ये बोलता है कन्वर्स का क्या हो सकता है, ये बोलता है कन्वर्स अगर ये होगा एफ डैश ऑफ सी कहीं पे 0 बनेगा, वेयर दिस सी बिलोंग फ्रॉम 5 to 9, क्या उस समय ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 5 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 5 9 होगी। इसका रेसिप्रोकल यही होगा ना, रेसिप्रोकल मगर अगर मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँगी इसका रेसिप्रोकल होगा वहाँ से यहाँ पे वापस आना। तो रोलीज थ्योरम का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, मतलब एफ डैश ऑफ सी होगा 0, क्या उस समय एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगी, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होगी, या एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5? क्या ये जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? कभी कभार हो सकती है, कभी कभार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी निकाल सकते हो 0। क्यों? यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे अगर आप एफ डैश ऑफ सी, फॉर एग्जांपल दिस इज एफ डैश ऑफ 1.5, एफ डैश ऑफ 1.5, वो 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि बेटा दिस द ग्राफ ऑफ दिस द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट एट द पॉइंट, अगर आप ग्राफ पे टेंजेंट करोगे वो पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, वो 0 आएगा। तो सी का वैल्यू क्या होगा? 1.5। इंडीड 1.5 बिलोंग करेगा 5 to 9, तो आपको सी मिलेगा ये। बट क्या ये फंक्शन उससे कंटिन्यूस बन जाएगी? नहीं। तो इसका रेसिप्रोकल कभी कभार ट्रू भी हो सकता है, हम निकाल सकते हैं पॉइंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो फिर उसका रेसिप्रोकल ट्रू होगा। मतलब अगर आप सी निकालोगे एट विच इज लाई बिटवीन दिस इंटरवल, क्या उस समय वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सी निकाल पाते हो यहाँ पे 1.5 विच लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, एंड इंडीड एफ डैश ऑफ 1.5 इज 0, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू दिस, दैट मींस स्लोप इनका 0 होगा, इनका इक्वल होगा, तो स्लोप ऑफ दिस एक्स एक्सिस इज 0, तो निकाल पाओगे आप। बट क्या ये सी निकालने से आपको ये मिलेगी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड द फंक्शन वैल्यूज आर इक्वल? नो, तो नहीं, इसका कन्वर्स एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ये आपको लिखना है। दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लाइज बिटवीन -2 and 2। थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है। थर्ड पार्ट कैसा है? उसमें पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर आप देखोगे ना, जो थर्ड पार्ट है इसका, और इन तीनों पार्टों को आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो पहला जो पार्ट है उस पर भी मीन वैल्यू थ्योरम नहीं एप्लीकेबल होगी, दूसरा पार्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तीसरा पार्ट एप्लीकेबल होगा। क्यों? तीसरा पार्ट जो यहाँ पे है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तीसरा पार्ट इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? एक्स स्क्वायर -1 बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2। अगर आप देखोगे ना, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज डिफरेंशिएबल, तो पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या एफ ऑफ तीसरी कंडीशन एफ ऑफ 1 होगी बराबर एफ ऑफ 2 के? चेक करेंगे, एफ ऑफ 1 बनेगा 0, एफ ऑफ 2 बनेगा 3, क्या ये बराबर है? नहीं है। तो मगर अगर आप मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये एप्लीकेबल, ये चाहिए ही नहीं, हमें मीन वैल्यू थ्योरम के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम इसके एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 minus f of 1 divided by 2 minus 1, तो वहां पे आप निकाल पाओगे। तो इसका ग्राफ जो होगा ऐसे कुछ, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू एफ, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो बट इसका निकाल पाओगे, क्योंकि ये जो कहीं पे एक सी मिलेगा आपको बिटवीन द ए एंड बी, बिटवीन द 1 and 2, तो उस अगर इस पर देखोगे, उस पर अगर टेंजेंट डालोगे वो पैरेलल होगा इस पार्ट के। तो इस तीसरे पार्ट के लिए आप निकाल पाओगे क्या? मीन वैल्यू थ्योरम। अगर रोलीज थ्योरम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, तीसरी कंडीशन रोलीज थ्योरम की सेटिस्फाई नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो आपको ये करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, मैं वो नहीं दिखाऊंगा, आप वो खुद करना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान। इसके बाद खाली 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 and 5, 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज if f from -5 to 5 to r is differentiable function। ये अच्छा क्वेश्चन, is differentiable
function. And if f dash of x does not vanish, vanish का मतलब क्या होता है? f dash of x is not equal to 0, ये होता है f dash of x does not vanish का मतलब ये है anywhere, कहीं पे भी नहीं. So I prove that f of -5 is not equal to f of 5. देखो बेटा इसका सॉल्यूशन कितना आसान है. ये वहां से ही बोलता है दिस फंक्शन इज फ्रॉम दिस टू दिस डिफरेंशिएबल. वी नो दैट क्यों? जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी ना वो लाजमी कंटिन्यूअस भी होगी. तो वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो जब ये कंटिन्यू होगी तो f ऑफ x क्या होगी बेटा? f ऑफ x कंटिन्यूअस होगी कि नहीं? और f ऑफ x डिफरेंशिएबल भी होगी कि नहीं? अब तीसरी कंडीशन है, मैं लेट करूंगा f ऑफ -5 इज इक्वल टू f ऑफ 5. तब जाके देखो f ऑफ x कंटिन्यूअस है, f ऑफ x डिफरेंशिएबल है, ये कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है, और ये f मैं लेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्या करना है? प्रूव दिस इज नॉट इक्वल टू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेट किया है ये बराबर है. तब जाके ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या है? रोलीज थ्योरम की कंडीशन है ना. मैं लिखूंगा बाय रोलीज थ्योरम 3 कंडीशन आर सैटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट f डैश ऑफ c इक्वल टू 0. बट ये कंट्राडिक्शन आती है हमें पॉइंट के साथ, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन वहां से ही बोलता है f डैश ऑफ x डज नॉट वैनिश एनीवेयर. कहीं पे भी ये वैनिश नहीं होता है, कहीं पे भी, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये इसका f डैश डिफरेंशिएबल वैनिश नहीं करता इक्वल टू नॉट 0. बट हमें तो आया है ना बाय रोलीज थ्योरम, तो इट कंट्राडिक्ट्स विद द गिवन कंडीशन. आवर सपोजिशन जो आपने सपोजिशन की थी, ये आवर सपोजिशन f of -5 is equal to f of 5 contradicts with the given condition. क्योंकि मैं बोलता हूं f डैश ऑफ c इक्वल टू 0, एक पॉइंट पे ये f डैश 0 बनता है, बट वो किसी कंट्राडिक्ट कर आता है जो हमें क्वेश्चन वहां से ही बोलता है ये कहीं पे f डैश ऑफ x कहीं पे भी 0 के बराबर नहीं आता है, कहीं पे भी, एवरीवेयर. बट मैंने एक पॉइंट पे लाया है ना वो 0. भाई ये किससे आया मुझे? जब मैंने लेट किया ये 0 इसके बराबर होगा, क्योंकि पहले ही 2 कंडीशन दिए हुए हैं. डिफरेंशिएबल का मतलब एक कंटिन्यूअस भी होगी, डिफरेंशिएबल भी होगी. मैंने तीसरी कंडीशन लेट की है, उस लेट करने से कंडीशन से ये तीनों कंडीशन रोलीज थ्योरम के सेटिस्फाई हो गए कि नहीं हो गए. तो मैं वहां से बोल रहा हूं बाय रोलीज थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c such that f dash of c is equal to 0. बट ये कंट्राडिक्शन किससे आती है? जो गिवन कंडीशन है, इसलिए मैंने लिखा है आवर सपोजिशन f dash of f of -5 is equal to f of 5 contradicts with the given condition. Hence f dash of f of -5 is not equal to f of 5. ऐसे करना है आपको, बस इतना ही करना है आपको खुद लिखना आएगा इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपको आएगी बिल्कुल जैसे लिखना भी आएगा वैसे लिखो. प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब इसके बाद देखो 2 क्वेश्चन है खाली इसमें, एक है रोलीज थ्योरम पे और दोनों क्वेश्चन है किस पे? मीन वैल्यू थ्योरम पे. एक मैं दिखाऊंगा और दूसरा आप खुद करोगे. वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f of x is equal to, चलो करते हैं बेटा, क्या है? f of x is equal to x square plus -4x -3, यही है. इन इंटरवल a b where a is 4 1 and means इस इंटरवल में वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम. मैं लिखूंगा पहली कंडीशन f of x is continuous function in 1 to 4 because this is polynomial and every polynomial is continuous everywhere. When it is continuous everywhere then it should be continuous in this closed interval. दूसरी कंडीशन f dash of x क्या आएगा?
वो आएगा 2x माइनस 4 एंड वो तो एग्जिस्ट करता है, किस में एग्जिस्ट करता है? ओपन इंटरवल 1,4 में। देयरफॉर दैट इज, मैं लिखूंगा दैट इज f ऑफ x इज डेरिवेबल। डेरिवेबल जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो डेरिवेबल होगी कहाँ पे? 1 to 4। तीसरी कंडीशन के लिए मैं f ऑफ 1 निकालूंगा पहले। वो कितना है? इसमें 1 रखो, इस फंक्शन में x के बदले 1 रखो, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, वो कितना बनेगा? 1 माइनस 4 माइनस 3 दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 6, माइनस 7 प्लस 1 दैट माइनस 6। f ऑफ 2 कितना होगा? f ऑफ 4 सॉरी, f ऑफ 4 वो होगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 दैट शुड बी इक्वल टू, ये क्या आएगा? 16। दिस इज ऑल्सो 16 माइनस 3 दिस एंड दिस गोज। अच्छा जी, कहीं पे गड़बड़ हुआ? क्वेश्चन क्या था? 4x माइनस अच्छा जी, अरे मुझे तो करना है, मुझे मीन वैल्यू थ्योरम चेक करना, मैं रोलीज थ्योरम चेक कर रहा हूँ, मुझे मीन वैल्यू थ्योरम, बस मुझे इतना ही चाहिए। क्योंकि f ऑफ, अगर आप देखोगे f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 4 आएगा, एक तो माइनस 7 आया, दूसरा माइनस 3, तो वो बराबर ही नहीं है। तो मुझे क्या करना है? बल लिखूंगा 10। मुझे मीन वैल्यू थ्योरम इसमें करना है बेटा। मीन वैल्यू थ्योरम में खाली 2 पॉइंट्स, ये और ये, बस। तीसरी पॉइंट ज़रूरी नहीं है, वो बराबर नहीं हो सकती है, मतलब ये तीसरी कंडीशन तो होगी ना, इसमें बराबर नहीं है, तभी वो ऑल द टू कंडीशंस ऑफ LMVT मीन वैल्यू थ्योरम आर satisfied, therefore there exists, आपको भी ऐसे लिखना है, there exists at least one point C between the interval 1 and 4 open interval such that क्या f dash of C should be equivalent to, शाबाश, f of 4 minus f of 1 divided by 4 minus 1, वही है ना, f of b minus f of a divided by b minus a, यही तो मैं लिख रहा हूं। अब निकालो, अपना वैल्यू रखो, अपना वैल्यू रखो बेटा। क्या? f dash of c, f dash of x है आपके पास 2x minus 4, तो f dash of c क्या बनेगा? वो बनेगा 2c minus 4 इक्वल टू f of 4 कितना आया था? -3, निकालो ना, इसमें 4 रखो, वो बनेगा 16 माइनस 16 माइनस 3 दैट मींस 3 बचेगा, माइनस f of 1 कितना आएगा? वो आएगा -6 ब्रैकेट में डिवाइड बाय 4 माइनस 1, वो बनेगा 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 दैट शुड बी इक्वल टू 2c माइनस 4 इक्वल टू 3 by 3 कैंसल आउट, 2c minus 4 equal to 1, 2c is equal to 1 plus 4, तो c equal to 5 by 2. Is 5 by 2 lies between 1 to 4? Obviously, तो therefore c is equal to 5 by 2. That means ये जो c होगा इस ग्राफ में, जहाँ पे c होगा मतलब ऐसे, ये c होगा 5 by 2, उस पर आप टाइलन ड्रा करोगे, वो पैरेलल होगा इस कॉर्ड के, यही मतलब होता है इसका। तो c का वैल्यू है 5 by 2, हेंस वेरीफाइड रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वो भी कर लेंगे, तो खत्म इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 3x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन इंटरवल 1 to 3। अगर आप देखोगे इंटरवल a b लिखा है इसने, बाय a इज फाइंड c विच लाइज बिटवीन, बिल्कुल ऐसे ही, एंड फॉर विच एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बोलना है क्या c का कौन सा वैल्यू होगा फॉर विच ये एफ डैश ऑफ c बनेगा 0। वेरी गुड, तो रखेंगे, देखो बेटा, चलो जी, ये लिखना है फॉर विच एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। हमें c का वैल्यू चाहिए उस समय,
पहले सी का वैल्यू चाहिए, और पहले ये सी होना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल दिसमें 1,3। फिर हमें रखना है क्योंकि वहां से 2-3 वैल्यू वेक्सल थे, क्योंकि एट लीस्ट सी हम बोलते हैं। फिर हमें बोलना है किस वैल्यू के लिए सी क्या वैल्यू रखेंगे इस एफ डैश ऑफ, मतलब इसके डिफरेंशिएशन में सी का क्या वैल्यू रखेंगे ताकि वो 0 बन जाएगा। सॉरी 0 नहीं बनेगा, वो वहां से ही है, वो वहां से ही कंडीशन है। एफ डैश ऑफ सी इज 0, एफ डैश ऑफ सी इज 0। देखो क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज continuous because this is also polynomial and every polynomial is continuous everywhere, hence it should be continuous in this closed interval. ये लिखा करो आप in 1 to 3 and second is f dash of x क्या आएगा, वो आएगा 3x स्क्वायर, इसकी डिफरेंस नहीं करनी है, माइनस 10x माइनस 3, यही आएगा कि नहीं। अच्छा एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट करता है, जब एग्जिस्ट करेगा तो मैं लिखूंगा दैट इज f of x is derivable in open interval 1,3। thus वो लिखो thus all the two conditions of L M V T are satisfied, therefore there exist, शाबाश, क्या एग्जिस्ट करेगा, there exist at least one point, at least का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा, at least one point C between 1 and 3 such that शाबाश f dash of C should be equal to f of 3 minus f of 1 divided by 3 minus 1, क्योंकि f of b क्या बनेगा, f of 3 minus f of a, f of 1 divided by b minus a, that means 3 minus 1। अब क्या बनेगा ये, वो बनेगा f dash of c, x है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 3, वो f dash of c क्या बनेगा, वो बनेगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू f of 3 कितना आएगा, इसमें 3 रखो वैल्यू, वो कितना बनेगा, f of 3 निकाल के रखो आप, वो बनेगा 3 दैट इज 27 minus 5 into 9 minus 3 into 3, that should be equal to 27 minus 49 minus 9, वो कितना बनेगा, f of 3 कितना बनेगा, माइनस 27, दैट इज वो कितना आएगा, वो आएगा 35 माइनस 14, शाबाश, कितना बनेगा ये f of 3 कितना बनेगा, आई थिंक ये गलत लिखा मैंने, यहाँ पे गलत किया है, क्वेश्चन क्या था, यही है ना 5x, तो f of 3 क्या बनेगा, यहाँ पे रफ यहाँ पे करेंगे, f of 3 बनेगा 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, दैट इज 339 इंटू 3 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 9, अच्छा वो बनेगा 27 माइनस 9 4 5 4 45 माइनस 9, दैट शुड बी इक्वल टू, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 35 माइनस 45, दैट शुड बी इक्वल टू, ओ सॉरी 27 माइनस ये कितना बनेगा 54 27 में से 54 तो 27 माइनस, हाँ वो बनेगा माइनस 27, फिर अपना माइनस है, तो f of 1 कितना बनेगा, f of 1 बनेगा इसी f of x में 1 रखो उसका वैल्यू, वो बनेगा 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 5 माइनस 3, दैट शुड इक्वल 1 माइनस 8, दैट इज माइनस 7 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, वो 2 आएगा, तो ये क्या बनेगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 शुड बी इक्वल टू, ये कितना बनेगा माइनस 27 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, दैट शुड बी इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 27 माइनस 2, दैट इज 20/2, दैट शुड बी इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ये 10 बनेगा ना, 10 यहाँ अंदर लाओ तो प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दैट शुड बी इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c, ये कितना आएगा 13,
इज इक्वल टू 0, यही बनेगा ना। बड़े अच्छे से चेक कर लो इसको बेटा, बड़े अच्छे से देखो इसको। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ गलत गलत गलत, ये तो माइनस है ना, माइनस, ये प्लस बनेगा, फिर ये +7 बनेगा। क्यों? अरे इसके साथ माइनस है ना, -27 प्लस दैट मीन -20, तो -10 यहाँ पे एक्चुअली आएगा, -10, तो वो यहाँ क्या आएगा, +10। अच्छा, अब क्या है, अब क्या बोलना है मुझे क्या बोलना है, मुझे c का वैल्यू चाहिए। तो इक्वेटी 0 के हो गए। अब देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 3c² बन जाएगा। c का वैल्यू क्या होगा, अच्छा स्प्लिटिंग मेथड नहीं करो तो ये कर लो, -b दैट मीन्स 10, इसमें b है ना, प्लस माइनस √b² मीन्स 100 -4ac, a क्या है 3, c क्या है 7, ठीक है, डिवाइड बाई 2a दैट मीन्स 6, यही है ना। अब मैं रब करूं बेटा, देखो क्या बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा। तो c शुड बी इक्वल टू 10 प्लस माइनस √100 माइनस 4, 12 into 7 is 84, I think 6. c is equal to 10 plus minus √100 minus 84 is 100 minus 84 is 6, 7, 2, 9, 8, 1, ठीक है। c should be divided by 6, c should be equal to 10 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 6, क्योंकि √16 is 4, ये बनेगा ना 4², अरे बनेगा कि नहीं, वो बाहर आएगा 4। तो c शुड इक्वल टू, एक तो प्लस 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 6 और दूसरा 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 6, तो c शुड बी इक्वल टू 10 बाई मीन्स कितना आएगा 14 बाई 6 एंड ये आएगा 6 बाई 6। तो c के वैल्यू हो सकता है 3, 7 बाई 2, 7 बाई 3 एंड 1, c का वैल्यू 1। अब मुझे बोलो ये रब करो मैं, अब मुझे बोलो बेटा, मुझे बोलो c के कौन कौन से वैल्यू आए आपको, c के कौन कौन से वैल्यू आए आपको, c के वैल्यू आए हैं आपको क्या 7 बाई 3 एंड c शुड बी इक्वल टू 1। देखो ना ये 14 बाई 7 है, 2 से कैंसिलेशन, 2 7 14, 2 3 6, ओके। अब मुझे बोलो इस 7 बाई 3 या 1 बाई 2 कौन इनमें लाई करेगा, किसमें 1 2 3 में, कौन इसमें लाई करेगा, 1 करेगा इसमें लाई, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होगा इसमें लाई, ये कैंसल। 7 बाई 3 होगा, बिल्कुल होगा, 7 बाई 1 बाई 3 के इंटरवल में होगा, ये हो गया। इसका एफ डैश ऑफ एक्स कितना निकला था, एफ डैश ऑफ एक्स कितना निकला था 3x² माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3। एक्चुअली ये तो रूट है ना, इसका रूट है ना। अब इसमें एफ डैश ऑफ सी क्या आएगा, एफ डैश ऑफ सी आएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3। ये जो आपको c निकला ना, c बेटा, ये जो c आपको निकला c 7 बाई 3 और 1, ये एक्चुअली इस फंक्शन के रूट्स है, सॉल्यूशंस है। अगर इस c के बदले मैंने ये लिया है, अगर इसमें आप ये करोगे ना, c के बदले इंसर्ट इसमें, इस फंक्शन में, ये 0 बनेगा आप अगर चेक करोगे, क्योंकि आपने तो रूट ही निकाला ना, रूट वापस रखो इसमें तो वो 0 बनेगा, सेटिस्फाई इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अच्छा ये सोल्यूशन है इसका 7 बाई 3, इसमें डालो तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी ना। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के पहला क्वेश्चन नंबर 6 के जो है ना, उसमें एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द 3 फंक्शंस गिवन इन द एग्जांपल एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पे है ना, उन पे आप करनी है क्या मीन वैल्यू थ्योरम, वहाँ पे किया आपने रोलीज थ्योरम, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम। बस पहली और दूसरी नहीं होगी, उन पे नहीं होगी एप्लीकेबल मीन वैल्यू थ्योरम, क्या दे कंटिन्यूस नहीं है, वो कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगी, तो पहली और दूसरी कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई होने वाली नहीं है। तो तीसरी कंडीशन, तीसरा क्वेश्चन जो है ना, उसमें f(1) इज नॉट इक्वल टू f(2), दैट मींस रोलीज थ्योरम नहीं होगी सेटिस्फाई, बट मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वो कंडीशन ही नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वो कंडीशन नहीं, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं क्योंकि पॉलिनोमियल है वो, तो आप निकाल सकते हो। ये था आपका मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलीज थ्योरम पे एक्सरसाइज। अब हमारी मिसलेनियस एग्जांपल्स है, इसमें मिसलेनियस एग्जांपल है 1 2 3 4 5 मिसलेनियस एग्जांपल्स है और क्वेश्चंस हैं 23। इसमें 2 लेक्चर तो लगने वाले हैं, फिर लास्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह कुछ JEE के क्वेश्चंस करेंगे, IIT के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
जो लास्ट के 2 लेक्चर 3 लेक्चर आई थिंक आने वाले हैं, जब तक वो स्टार्ट करेंगे तब तक इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखो, बड़े प्यार से देखो, बार बार देखो, जहाँ पे भी समझ नहीं आएगा वहाँ पे फिर से देखो, और जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आएगा तो बार बार देखने से भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपका मेरा नंबर है 7706254542 पे आप कॉल कर सकते हो और अपना क्वेश्चन बोल सकते हो बड़े अच्छे से, और आपका उसी समय आपका उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट मीन वैल्यू एंड रोलीज थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।